नमस्कार, मैं एम.के. झा, हिस्ट्री लेक्चरर झारखंड। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एम.के. झा में स्वागत करता हूं। जैसा आप थंबनेल में देख चुके हैं और स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, आज हम लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। यह मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रश्नों को लिया गया है जिसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो बार बार गलती कर जाते हैं। तो अगर इनसे बचना है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक अवश्य करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। आप लोगों में क्या है कि वीडियो पूरा देखते हैं या नहीं देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक जरूर किया कीजिए वीडियो को। इससे क्या होता है कि जो हम जैसे क्रिएटर हैं उनको एक मोटिवेशन मिलता है और हम ज्यादा बेहतर कार्य करने के लिए और उत्साहित होते हैं। तो चलिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा। और चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर आज हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित। तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके सभी प्रश्न जो मैंने इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के शुरुआती श्रृंखलाओं में के बारे में बताया था, उसी पर आधारित सभी प्रश्न होने वाले हैं। तो आपको भी देखने में यह इंटरेस्टिंग लगेगा और काफी इंफॉर्मेटिव तो है ही है। तो चलिए, एक एक करके हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, उसके उत्तर को जानते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किन किन नामों से जाना जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए तीन अलग अलग नाम देखने को मिलता है हम लोगों को, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, और एक नाम देखने को हम लोगों को मिलता है सेंड्रोकोप्टस। है ना, तो याद रखना है आप लोगों को, ये तीन नाम है ना, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस। और ये तीन महत्वपूर्ण नाम हम लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखने को मिल जाते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, किस यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है? यानी वो कौन कौन से यूनानी साहित्यकार हैं जिनके पुस्तकों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो याद रखिएगा, एरियन, स्ट्रैबो और जास्टिन, ये तीन महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया है। वहीं अगले प्रश्न की ओर चलें तो कह रहा है, किन यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है? तो एंड्रोकोटस कहने वाले जो यूनानी साहित्यकार हैं, यूनानी लेखक हैं, उसमें एपियन और प्लूटार्क का नाम लिया जा सकता है। अगला है, फिलार्कस ने चंद्रगुप्त को क्या कहा है? फिलार्कस भी एक जाने माने यूनानी लेखक हैं और इन्होंने सेंड्रोकोटस को सेंड्रोकोप्टस कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोप्टस शब्द का प्रयोग किया था। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। कह रहा है, सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने कब सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी? सर विलियम जोन्स या विलियम जोन्स, आप सबको पता है, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और इन्होंने ही सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में 1793 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1793 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप एकदम से याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। कह रहा है, प्लूटार्क और जास्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने कितनी सेना लेकर, यानी किस विशाल सेना को लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था? तो ये एक फैक्ट है ना, एक कह सकते हो लाइन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की सेना को लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। यह कथन प्लूटार्क और जास्टिन ने अपनी अपनी किताबों में जिक्र किया है, लिखा है। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रश्न कि किस यूनानी लेखक ने लिखा है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका और उसके गवर्नरों की हत्या कर दी। इस स्वतंत्रता का जन्मदाता सेंड्रोकोटस या चंद्रगुप्त था। है ना, तो ऐसा लिखने वाला जो लेखक है उनका नाम है जास्टिन। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जास्टिन ने ऐसा कहा था कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से जो दास्ता का एक जुआ था, खासकर पश्चिमोत्तर भारत में, उसको उखाड़ फेंका और
जो यूनानी गवर्नर भारत के क्षेत्र में अपॉइंटेड थे उनको या तो पराजित कर दिया या फिर उनकी हत्या कर दी गई। अगला है, किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना? जास्टिन ने ही, याद रखिएगा, जास्टिन ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला है, किस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में अंतिम नंदवंशी घनानंद को परास्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, जिसमें उन्होंने चाणक्य का सहायता लिया था, जो उनके गुरु भी थे, और उन्होंने अंतिम नंद वंश के शासक घनानंद को या धनानंद को पराजित किया था। तो इसका उल्लेख हमें किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो याद रखना है, उस ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस, है ना, जो विशाख दत्त, है ना, इसके लेखक कौन है? तो याद रखना है, इसके लेखक का नाम है विशाख दत्त, है ना। उनके ग्रंथ में ही इसका उल्लेख मिलता है कि अंतिम नंद शासक को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला है, चाणक्य ने, अगले प्रश्न का है, ध्यान से सुनिएगा, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को किससे और कितने करशापन में खरीदा था? है ना, मैंने आपको समझाया भी था, बताया भी था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को एक गठरिये से खरीदा था और उसके लिए 1000 करशापन दिया था, है ना। उस समय जो मौर्यकालीन सिक्का हमें दिखाई देता है, दो तरह के नाम हम लोगों को देखने को मिलता है। जो छोटा सिक्का, तांबा का सिक्का होता था, वो करसापन कहलाता था, है ना, और इसी का बड़ा स्वरूप पर्ण कहलाता था, है ना। तो ये दो महत्वपूर्ण सिक्का हमें मौर्य काल में दिखाई देता है, करसापन और पर्ण। तो 1000 करसापन दे करके एक गठरिये से चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने खरीदा था। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को क्यों तैयार किया था? तो नंद वंश के विनाश हेतु, है ना। तो क्या रीजन रहा कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य को नंदवंश का विनाश क्यों कराया? क्या रीजन था इसके पीछे? तो बहुत ही एक फेमस स्टोरी है, आप सबको पता है कि वह नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, और इसी कारण से चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने तैयार किया कि वह धनानंद की हत्या करके एक नए राजवंश की नींव रख सके। अगला है, चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक साम्राज्य के विस्तार में किस हिमालय क्षेत्र के शासक से सहायता प्राप्त की थी? है ना, जब प्रारंभिक वो राज्य का विस्तार कर रहा था, है ना, खासकर पंजाब और राजस्थान का इलाका जब वो जीत रहा था, तो उस समय पर्वतक नामक एक हिमालय क्षेत्र के शासक थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। कह रहे हैं, मौर्य वंश की नींव कब पड़ी? है ना, तो मौर्य वंश का जो नींव पड़ा था वो 322 ईसा पूर्व में है। लेकिन अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि किस ईसा पूर्व में या किस तिथि को चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र विजय किया था, तो उसकी तिथि है 321 ईसा पूर्व, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने 322 में सत्ता जरूर संभाली, लेकिन पाटलिपुत्र को नहीं जीत पाए। मगध साम्राज्य के शासक वो 321 ईसा पूर्व में बनते हैं और 322 में वो राजा बन जाते हैं, पश्चिमोत्तर क्षेत्र को वो जीत लेते हैं। अगला, चंद्रगुप्त ने किस यूनानी सेनापति को 317 ईसा पूर्व में परास्त करके अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की थी? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 305 ईसा पूर्व में तो हम सबको पता है कि उसने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, लेकिन 317 ईसा पूर्व में, यानी अपनी सत्ता पर बैठने के लगभग 5 वर्ष के अंदर ही उसने एक यूनानी गवर्नर, जो खासकर पंजाब और सिंध क्षेत्र का गवर्नर था, कहां पर था? पंजाब और सिंध में, और इसकी हत्या कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसको पराजित करके। उसका नाम था यूडेमस, ये भी सिकंदर का ही एक गवर्नर था, और इसने अपनी सत्ता का नियंत्रण पंजाब और सिंध क्षेत्र में किया हुआ था। यूडेमस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस सीरिया के ग्रीक यूनानी शासक को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी है, तो याद रखना है, सेल्यूकस निकेटर को, है ना, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में पराजित किया था, जो सीरिया के एक यूनानी शासक थे। अगला है, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के मध्य संधि कब हुई थी? तो याद रखना है, इन दोनों के बीच 303 ईस्वी में एक संधि हुई थी। कब हुई थी संधि? 303 ईस्वी में, है ना। और उस संधि के अकॉर्डिंग क्या था? संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया। उस पुत्री का क्या नाम था?
बहुत सिंपल है कि उस पुत्री का नाम था हेलेना। अगला है, सेल्यूकस ने दहेज में चंद्रगुप्त को कौन से 4 प्रांत दिए थे? तो याद रखना है, ये 4 प्रांत थे। एरिया, जिसका वर्तमान नाम हेरात है। अगला है अराकेसिया, जिसका नाम कांधार था। अगला था जेड्रोसिया, जो बलूचिस्तान का मकरान तट था। और अगला था पेरोपनिसडाई, पेरोपनिसडाई, जिसे हम काबुल के नाम से जानते हैं। ये 4 महत्वपूर्ण प्रांत सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे इस संधि के तहत, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया। और उसके बाद जो संधि हुई थी 305 बीसी में, संधि हुई थी 303 बीसी में, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा उपयोगी लगा होगा और सूचनाप्रद लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा और साथ ही साथ आपको उपयोगी लगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इसे लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में।